नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज नए टॉपिक और नई टॉपिक मतलब संघ सरकार और संघ सरकार का उल्लेख भाग संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद देखें तो हम अनुच्छेद देखते हैं 52 से 151 तक। इससे अनुच्छेदों की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी वैसे चर्चा कर लेते हैं। संघ सरकार में मतलब व्यवस्थापिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका तो आपको पता ही है, हमारी जुडिशरी होती है। प्लस व्यवस्थापिका के अंदर हम देखें तो हमारी संसद का होता है, विधायिका, राष्ट्रपति वगैरह। तो ये आज हम पूरी बातें करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं, देखो इससे पहले हम सुनना थोड़ा-थोड़ा कि शासन जो होता है वो 2 प्रकार का माना गया है। शासन कितने प्रकार का माना गया है? 2 प्रकार का। शासन 2 प्रकार का माना गया है। एक तो होता है शासन 2 प्रकार का शासन माना गया है। एक तो होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा माना गया है संसदात्मक। अब हम देखेंगे कि एक तो होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदात्मक। भारत का जो शासन है वो है संसदात्मक। कौन सा है? भारत का। अब आप सोच रहे होंगे तो अध्यक्षात्मक का शासन कौन सा है? तो अध्यक्षात्मक का है अमेरिका। किसका शासन है? अमेरिका। यानी भारत का शासन कौन सा है? संसदात्मक। और अमेरिका का शासन कौन सा है? अध्यक्षात्मक। आगे हम बात करें जैसे हमारे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ध्यान देना, कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है इन दोनों में निकटतम का संबंध माना गया है। क्या माना गया है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका में निकटतम संबंध माना गया है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकटतम संबंध माना गया है। इवन हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। अगर हम कहें, हम बोलें कि इवन मतलब कार्यपालिका का निर्माण, किसका निर्माण? कार्यपालिका। कार्यपालिका का निर्माण निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। आई बात समझ में? यानी किससे होता है? कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका से होता है। अगर हम देखें कि कार्यपालिका 2 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की। एक तो होती है नाम मात्र की, नाम मात्र, और दूसरी होती है व्यवस्थापिका। मतलब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। एक होती है नाम मात्र और दूसरी होती है वास्तविक। कौन सी होती है? वास्तविक। नाम मात्र में हमारे कौन आते हैं भाई? राष्ट्रपति। और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। आज हम चर्चा किसकी करेंगे? राष्ट्रपति की, यानी व्यवस्थापिका की। और राष्ट्रपति का शुरुआती अनुच्छेद कौन सा आता है? 52। अनुच्छेद कौन सा आता है? 52। और सॉरी, वास्तविका मैं बताऊं आपको, वास्तविकता में हमारे आते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, मंत्रिमंडल। ये सब वास्तविक में आता है। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका। और नाम मात्र कार्यपालिका में हमारे होते हैं राष्ट्रपति। आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति शुरुआत करने से पहले इधर देखते हैं, थोड़ा लिखते हैं टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। और बात करेंगे पहले अनुच्छेद की। पहले अनुच्छेद सुनना जरा। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उत्तर आएगा, आंसर आएगा 52। कौन सा आएगा? 52। यानी क्या लिखा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आई बात समझ में?
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी बताया था कि राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 52 में कर रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? 53। और 53 में क्या लिखा है? 53 में राष्ट्रपति की शक्ति का निर्धारण दिया गया। ध्यान रखना, 53 में क्या है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या लिखा है 53 में? 53 में लिखा है कार्यपालिका कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। और क्या लिखा है? और ये लिखा है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है इसमें? और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। आई बात समझ में? कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, प्लस इवन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। और अगला अनुच्छेद हमें क्या कहता है? अगला अनुच्छेद यह कहता है अनुच्छेद 54। सुनना, अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 54। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल करवाता है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ध्यान देना, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा होता है केंद्र शासित मतलब दिल्ली पांडुचेरी के भी क्या है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये होगा कैसे? गुप्त मतदान के द्वारा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अभी हम बातें करते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल करवाता है। ठीक है, ध्यान दो, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल करवाता है। अप्रत्यक्ष रूप से। और यहीं पर मैं एक शब्द लिखूं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनमें अंतर क्या है? ध्यान देना, इनमें अंतर है कि जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष क्या होता है? जनता के द्वारा सीधे तरीके से चुनना, जनता के द्वारा सीधे तरीके से चुनना, मतलब बीच में किसी भी मीडिएटर का काम नहीं। और अप्रत्यक्ष का रूप क्या होता है? जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है उसके द्वारा प्रतिनिधि चुनना, मतलब बीच में कौन आ गया? जनता ने जिसे चुना, जैसे कोई प्रतिनिधि, उसके द्वारा किसी प्रतिनिधि ने चुना, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आप समझो, जैसे हम गांव से स्टार्ट करते हैं। गांव में हमारे सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच का चुनाव मतलब सरपंच को हम सीधा चुनते हैं। क्या उप सरपंच को हम सीधा चुनते हैं? नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग वो किसका चुनाव करते हैं? उप सरपंच का। तो वही ध्यान रखना, प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष तो होगा उप सरपंच, और प्रत्यक्ष कौन हो गया? सरपंच। और जैसे हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री, और अप्रत्यक्ष रूप से कौन हो गया? राष्ट्रपति। आई बात समझ में? तो आगे हम बात करते हैं इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। निर्वाचन मंडल में बात करें हम,
निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, ध्यान देना। लोकसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तीसरा हम बात करें राज्य विधानसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पांडुचेरी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ध्यान दो मेरी बात को, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, अभी आगे और लिखाएंगे यहाँ पे। देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य तो होते नहीं है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 12, जिन्हें कौन चुनता है, सॉरी, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12, जिन्हें कौन चुनता है, राष्ट्रपति, तो वो शामिल नहीं होंगे। यानी कहने की बात है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, बाकी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। कौन कौन से, विधानसभाओं के, राज्यसभा के, लोकसभा के, ये सारे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ध्यान देना मेरी बात को, छोटी सी बात, आगे हम चलते हैं। एक नोट लगा के लिखना आप, नोट लगा के, नोट लगा के अगर हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली और पांडुचेरी ये कब शामिल हुए, 70वें संविधान संशोधन 1992 में। यानी ये कब शामिल हुए, 70वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल हुए। ठीक है, याद रखना इस बात का, 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना स्टार्ट हुए हैं 1992 से। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं आगे, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 55। और 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 ये कहता है कि अभी तक निर्वाचक मंडल था, अब कहते निर्वाचित पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचित पद्धति। और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये और लिख लो, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति कैसे होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आगे यहां लिख लो आप, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय
गुप्त प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आई बात समझ में? सुनना जरा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति, अब एक बात करूं, जैसे अपन राष्ट्रपति का चुनाव में देखो, एक ध्यान रखना, जैसे हम बात करूं, जैसे कुल वेद मतों के आधे मत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति का चुनाव लिया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे राष्ट्रपति का यानी आगे देखते हैं हम, इधर देखो, डाले गए वेद मतों का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति चुनाव लिख लो यहाँ पे, क्या लिखें? डाले गए कुल वेद मत बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्य जितने भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य की संख्या +1 डाले गए कुल वेद मतों के आधे से एक प्लस, जैसे छोटी सी बात करें, कुल वेद मत डाले गए 150, कितने? 150 मत डाले गए, तो जिसमें 150 का आधा कितना होता है? 75 प्लस उससे एक मत अधिक क्या हुआ? 76 जो लेके आ जाता है, डाले गए कुल वेद मत से एक मत अधिक हो गया, तो वो क्या बना लिया जाएगा? राष्ट्रपति। इसके चुनाव में अगर हम बात करें, जैसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की सहायता होती है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की सहायता होती है। हाँ, यहीं पे अगर हम एमएलए की बात करें, एमएलए की, तो एमएलए की का वो निकाला जाता है आंकड़ा कि एमएलए की, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000, ये होता राज्य। और राजस्थान के एमएलए का मूल्य कितना है भाई? राजस्थान एमएलए का मूल्य है 129। ठीक है, सबसे कम किसका है? ये भी ध्यान रख लो आप, सबसे कम है सिक्किम। सबसे कम किसका है? सिक्किम का। और सिक्किम का कितना है? 7। यानी एक एमएलए का मत 129 होता है राजस्थान के एमएलए के मत का, और सबसे कम है सिक्किम का, और सिक्किम का कितना है? 7। ठीक है, यह किस आधार तक रहेगा? ये ध्यान है, ये जो जनसंख्या थी 1971 से लेकर 1971 से 2026 तक, यही मत माने जाएंगे। ठीक है, मतलब 1971 से लेकर 2026 तक, अब जो 2026 तक आएगी उनके मत के हिसाब से 129 यही तक मान जाए। 2026 के बाद में देखते हैं क्या संशोधन होता है, क्या करते हैं कि एक एमएलए के मत की गणना कितनी होती है, ये हम बाद में बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 56, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल। और कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इवन 5 वर्ष का होता है। हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन वह तब तक रहता है जब तक दूसरा उत्तराधिकारी, मतलब जब तक बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता।
यानी हम बात करें तो 5 वर्ष, 5 वर्ष तक, मिनिमम 5 वर्ष तक। लेकिन तब तक रहता है जब तक उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी अधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता। मतलब उत्तराधिकारी के आने तक लिख सकते हैं, के आने तक, उत्तराधिकारी के आने तक। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को किस, अगर पहले अगर राष्ट्रपति को पद से निकाला जाए तो उस पे महाभियोग के आधार पर चलाया जाए। अभी हम बात करेंगे जब महाभियोग आएगा अनुच्छेद 61 में, तो तब बात करेंगे। महाभियोग के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। महाभियोग के आधार पर हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये बाद में अभी बात करेंगे जब अनुच्छेद 61 में बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया और महाभियोग के किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये बातें हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 की, कि भारत में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यानी भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 57। 57 में क्या लिख रखा है कि भारत में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, भारत में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मतलब एक व्यक्ति, आप वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू पुनः निर्वाचन हो सकती है, वह कितनी बार भी क्या बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 58, और 58 क्या कहता है, इधर देखो 57 हो गया। अब अनुच्छेद क्या कहते हैं, 58। 58 में क्या है भाई, याद रखना, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58, 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता क्या कहती है, एक तो वह भारत का नागरिक हो, पहला भारत का नागरिक हो। अगर ये आ जाए ऑप्शन में कि राष्ट्रपति की योग्यता लिखे भारत का नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन लिखे भारत का वह भारत का मूल नागरिक हो, तो ध्यान देना हमारे संविधान में बस इतना ही लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। यह शब्द नहीं लिखा हुआ है मूल नागरिक हो। समझ रहे हो, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। प्लस न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ध्यान देना, मैंने लिखा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अधिकतम आयु का कोई भी जिक्र नहीं है, वह कितने भी साल तक का हो सकता है, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से ऊपर के सारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, तो आप भी सोच लो। तीसरा, तीसरा क्या है, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा क्या है, वह किसी भी लाभ पद पर कार्यरत नहीं हो।
अब सुनना, क्वेश्चन बनता है ये। अब आपके सामने आएगा सर ये लाभ पद होता कौन सा है? अनुच्छेद 58 के अंदर वे पद दे रखे हैं जो लाभ पद नहीं माने गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी है, ये जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने गए। इवन हम कह सकते हैं कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर लाभ के पद का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है कि भाई ये लाभ के पद माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके ऊपर लाभ का पद संसद कानून बना करके लागू कर सकती है कि भाई ये इसका जो जिक्र है वो संसद ही बता सकती है कि ये क्या होंगे, लाभ के पद होंगे। जैसे लाभ के पद आपको पता ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भी हैं वो लाभ के पद पे ही माने जाते हैं। किसी भी प्रकार का मेहनताना या वेतन भत्ते वो ले रहे हैं, मानदेय ले रहे होंगे तो वो क्या होंगे, लाभ पद पे होंगे। लेकिन लाभ पद पे नहीं है, उनका जिक्र दे रखा है 58 में, अनुच्छेद 58 में दे रखा है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और ये जो एमएलए हैं, ये किसी इनको लाभ पद नहीं माना गया है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले अनुच्छेद की, और अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 59, और 59 में क्या है? सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, ध्यान देना, सेवा शर्तों में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो संसद निर्धारण करेगी। क्या करेगी? राष्ट्रपति का वेतन का निर्धारण संसद करेगी, और वह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। वह भारत की संचित निधि से वेतन उसका दिया जाएगा। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का वेतन संसद निर्धारण करती है। वह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। से दिया जाएगा। आई बात समझ में? भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति का क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इवन जितना भी मंत्रिमंडल है उनके सभी के संचित निधि से ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना अभी भी। और हम बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद 60 की, और 66 में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और अगर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो मुख्य न्यायाधीश के स्तर के नीचे आते हैं, तो वो इनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे, जिन्हें वो कार्यरत करते हैं। ये अनुच्छेद हो गए 60। कितने अनुच्छेद हो गए अभी तक के? 60। आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 61 से लेके आएंगे, जैसे महाभियोग का प्रक्रिया दे रखी है, राष्ट्रपति की और शक्तियों का निर्धारण लेके आएंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। ये सारे कार्य हम लेकर के आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राम जी की।